नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 अभी ये बहुत ही न्यूज में है। और इस अधिनियम की वजह से न्यूज में अनुच्छेद 239 ए दरअसल अभी जिस केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया हुआ है लोकसभा में, उसके माध्यम से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुख्यमंत्री है वो नाम मात्र के रह जाएंगे। यही वजह है कि आपने देखा होगा अभी ट्विटर पे वर्तमान मुख्यमंत्री का बहुत सारा ट्वीट आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। तो आइए समझते हैं आखिर ये विधेयक क्या है और अनुच्छेद 239 ए क्या है जो दिल्ली को एक विशेष अधिकार देती है। और वर्तमान में आखिर इस विधेयक में ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई विवाद खड़े हुए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कई निर्णय दिए हुए थे। समझते हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। जो विधेयक जो है उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने को लेकर है। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उपराज्यपाल वहां के प्रमुख हैं, तो उनके माध्यम से कहीं न कहीं एक नियंत्रण की बात कही जा रही है। यह विधेयक उपराज्यपाल को जो शक्तियां देती हैं, विवेकाधिकार शक्ति आप समझ सकते हो, जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामलों में भी लागू होती है। अब ये प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद या जो दिल्ली कैबिनेट के फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय के लिए उन्हें जरूरी मौका दिया जाना चाहिए। ये शब्द अब यहीं से विवाद खड़ा हो रहा है। अब यह विधेयक 1991 के अधिनियम 21, 24, 33 और 44 अनुच्छेद में संशोधन के प्रस्ताव को लाता है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 1991 के अधिनियम का अनुच्छेद 44 समय से प्रभावी काम करने के लिए कोई संरचनात्मक तंत्र नहीं देता है और वही तंत्र को विकसित करने के लिए हम ये विधेयक ला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बात का अर्थ यह होता है कि मंत्रिमंडल कोई भी कानून लागू करती है उससे पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। और राज्यपाल कौन शक्ति मिल रही है? विवेकाधीन शक्तियां, अर्थात राज्यपाल उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि इससे पहले विधानसभा से कानून पास होने के बाद ही उपराज्यपाल के पास चीजें भेजी जाती थी। इस वजह से चीजें विवाद में हो रही है। अब 1991 में जो संविधान के संशोधन हुए थे या जो संविधान के अनुच्छेद 239 ए के जरिए दिल्ली को जिस केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ था, आपको पता है कि दिल्ली एक आंशिक राज्य है। इस कानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति हासिल है, लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती। ये केंद्र सरकार के तहत गृह मंत्रालय के तहत है। अब 1991 में जब संविधान के 69वें संशोधन के जरिए दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके बाद 2003 में तब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री आडवाणी जी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था कि दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की कोशिश की जाए। तब उन्होंने भी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को केंद्र के हाथ में ही रखने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन लोकसभा का चूंकि वो कार्यकाल खत्म हो गया था, इस वजह से वह बिल पास नहीं हो पाया था। इसके बाद भी कई बार बिल आए और वो पास नहीं किया गया। अब 1991 का जो अधिनियम है वो अनुच्छेद 44 कहता है कि उपराज्यपाल के सभी फैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे उन्हें उपराज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा। यानी एक प्रकार से इसको यह समझा जा रहा है कि इसके जरिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी पे संशोधन की बात हो रही है। अब एलजी और दिल्ली सरकार के बीच आप सभी को पता है जो मामला है कामकाज के लेकर कि बहुत दिनों से विवाद में था और ये मैटर आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फैसले के बारे में सूचित करने का दायित्व है और उनकी कोई सहमति अनिवार्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। 14 फरवरी 1919 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं। वह सिर्फ अनुच्छेद 239 ए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 239 ए है क्या। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 239 ए और एबी में दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरे राज्यों के राज्यपालों से कहीं ज्यादा संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है।
इस अनुच्छेद का क्लॉज 4 कहता है कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को एड एंड एडवाइज यानी मदद और सलाह देगी, बशर्ते ऐसा कोई मामला सामने नहीं आए तो उपराज्यपाल खुद फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी, नियम कहते हैं कि अगर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद में मतभेद हो तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। चौथी बात, तब तक ये मामला राष्ट्रपति के पास लंबित होगा, तब तक उपराज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वह अपने विवेक से किसी भी तात्कालिक मामलों में तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं। अब अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 239, 239 ए व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त है, लेकिन यह प्रावधान अनुच्छेद 239 के प्रभाव को भी कम नहीं कर सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऐसे में प्रशासनिक मुद्दों में उपराज्यपाल की सहमति अनिवार्य है और अर्थात उपराज्यपाल केवल राष्ट्रपति शासन में ही मनमर्जी कर सकते हैं। उपराज्यपाल केंद्र सरकार कर्मचारी नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन्हें संविधान के अनुसार ही काम करना होगा। और दिल्ली सरकार के जो मुख्य न्यायाधीश ने जी रोहनी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने यह दलील दी थी। तो यानी जो विवाद है, विवाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो दांवपेच है कि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है, तो एक खींचतान चल रही है, इस वजह से विवादों में है। तो ऐसे प्रश्न आपसे मेंस में बन सकते हैं या साक्षात्कार में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।